नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज हम इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हर कोई भी एग्जाम अगर आपका होता है तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमी के पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन को रिलेट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करते हैं। 54 में पूछा गया है डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण क्या कहलाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन डी निजीकरण जो है उसका सही आंसर होगा। अब निजीकरण के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन होती क्या है। देखिए, जब जितनी भी वस्तुएं हैं आपके पास वो जो प्राइवेट सेक्टर में उतार दी जाएंगी तब उनको कहेंगे प्राइवेटाइजेशन इनकी कर दी गई है। तो बाकी आपने इकोनॉमी में एलपीजी के बारे में सुना होगा, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में सुना होगा। इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एलपीजी का पूरा नाम पहले याद रखिए। इसका पूरा नाम होता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ये इसका पूरा नाम होता है। तो पूरा नाम इसका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 55। यहाँ पर पूछा गया है टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ। तो टैक्सेशन जो है वो किसका टूल है? ये फिस्कल पॉलिसी का टूल है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब टैक्सेशन जो है वो फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन टैक्सेस से रिलेटेड पूछ जाता है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स आता है और कैपिटल गेन्स टैक्स आता है। और अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आता है, सेल्स टैक्स आता है, सर्विस टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, वैल्यू एडिड टैक्स आता है और कस्टम ड्यूटी आता है। और इसके अलावा जो है कई बार ये पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कौन सा टैक्स है। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट में जो है वो आता है। तो ये आप बेसिक सा याद रखिए टैक्सेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। तो ये जो नीली क्रांति थी ये किससे संबंधित थी? तो ब्लू इकोनॉमी जो था आपको पता है कि मछली फिश प्रोडक्शन से संबंधित थी, मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब अगर आप देखेंगे फिश प्रोडक्शन के साथ 3 और ऑप्शन जो हैं वो दी गई हैं। एक तो दी गई है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन और ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है ये कौन सी क्रांति से संबंधित है? ये जो है ग्रे रेवोल्यूशन से संबंधित है। फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर जो है वो ग्रे रेवोल्यूशन से संबंधित है। और उसी तरह मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो वाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। जो सफ़ेद क्रांति थी उससे संबंधित है ये मिल्क प्रोडक्शन। और तीसरे नंबर पर ऑयल सीड प्रोडक्शन दिया गया है। तो येलो रेवोल्यूशन जो है वो डील करती है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ये इन 3 इम्पॉर्टेंट जो रेवोल्यूशन हैं इनके बारे में हो गया। इसके अलावा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रेवोल्यूशन जो थी वो एग से संबंधित थी, अंडों से संबंधित थी। तो सिल्वर रेवोल्यूशन जो था वो अंडों से संबंधित थी। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित थी? राउंड रेवोल्यूशन जो था वो पोटैटो से संबंधित थी। पोटैटो का नाम याद रखिएगा। तो 4-5 जितने भी रेवोल्यूशन आपको बताए इन सभी को याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। यहाँ पर पूछा गया है इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। तो आंतरिक व्यापार संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से संबंधित है। अब शेयर मार्केट के साथ एक और चीज़ डील करती है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको से भी कहा जाता है। तो पहले तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है कि पूरा नाम क्या है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। तो ये आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी याद रखिए। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो था वो 1935 में की गई थी। इसको नेशनलाइज 1949 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। बस ये आप याद रखिए। 58 देखिए, ग्लोबलाइजेशन मीन्स। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अभी हमने जाना प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, लिबरलाइजेशन क्या होती है। एलपीजी के बारे में आपको पता चला। अभी यहाँ पर पूछते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए सही आंसर है, इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र में सम्मेलन करना। अब देखिए, यहाँ पर एक बात कही गई थी जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो उस टाइम कहा गया था कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस, यानी कि सरकार का जो है वो बिजनेस में कोई भी बिजनेस नहीं है। तो उस टाइम ये एक वेव चली थी कि जितनी भी हमारे पास सरकारी कंपनियां हैं जिनको हमने होल्ड करके रखा है
उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर में उतार दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में उतारने से जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, और प्राइवेट सेक्टर में उतारने के साथ साथ जो है मार्केट को जो है वो ग्लोबल मार्केट बनाया जाए। जैसे किसी भी देश का व्यक्ति यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पर कमा सकता है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार दे सकता है, तो वो ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो उस टाइम ग्लोबलाइजेशन किया गया था, उससे काफ़ी जो है चेंज इकोनॉमी में आया था। तो ये आप याद रखिए कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इंडियन इकॉनमी, तो भारत की इकॉनमी कैसी है, ये एक मिक्स्ड इकॉनमी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। बाकी यहाँ से तो ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा। 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन में ये कहते हैं नेशनल इनकम इज दी, तो नेशनल राष्ट्रीय आय जो है उसका क्या मतलब है, नेशनल इनकम ऑप्शन इसका सही आंसर होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ये याद रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट जो है सही आंसर होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है ये नेशनल इनकम है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहते हैं नेशनल इनकम। एग्जाम में जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है एनएनपी का पूरा नाम क्या है। तो एनएनपी का पूरा नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये एनएनपी का पूरा नाम है। ठीक है, एनएनपी का पूरा नाम याद रखिएगा। और बाकी अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम हम यहाँ पर आपको देते रहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उचित मापदंड जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन डी सही आंसर है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है वो देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उचित मापदंड जो है वो माना जाता है। बाकी यहाँ से आप एनएनपी का पूरा नाम याद रखिए, जीडीपी का पूरा नाम याद रखिए और एनडीपी का पूरा नाम रखिए। जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एनडीपी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट भी आप याद रखिए एनएनपी का पूरा नाम। बस यहाँ से यही याद रखना है। 137 में देखिए, नाबार्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो था वो की गई थी। अब अगर नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए तो ये की गई थी ऑप्शन सी 6th 5 ईयर प्लान के दौरान। छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान जो था वो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि नाबार्ड की स्थापना की कब गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। इस दौरान 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 138 में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है, इसकी पहचान नहीं की गई है। अगर क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो इसका ऑप्शन सी हरियाणा जो है वो सही आंसर है। हरियाणा में जो है वो जनजातीय नहीं पाई जाती, जनजातीय समुदाय की जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं की गई है, ट्राइबल कम्युनिटी की नहीं की गई है। हिमाचल में बात करें तो लाहौल स्पीति के बारे में हमने कल ही पढ़ा था। लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट हमने पढ़ा था कल। लिटरेसी रेट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि अगला रिवीजन हो जाए। तो लाहौल स्पीति का जो लिटरेसी रेट है वो है 76.81, 76.81 जो है ये लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट है। और हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.80 है। उसी तरह किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर का लिटरेसी रेट जो है वो लाहौल स्पीति से कहीं अधिक ज़्यादा है। किन्नौर का लिटरेसी रेट है 87.27। किन्नौर का जो लिटरेसी रेट है वो है 80%, 80% जो है वो किन्नौर का लिटरेसी रेट है। तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति का आप लिटरेसी रेट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, 139 में पूछा गया है सिंहभूम इज़ फेमस फॉर, तो सिंहभूम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 139 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन बी आयरन जो है वो सही आंसर होगा। अगर बात की जाए कि सिंहभूम है कहाँ पर स्थित, तो ये झारखंड डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड स्टेट में जो है वो पड़ता है। सिंहभूम है कहाँ पर ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ नॉट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सी आर्थिक संरचना नहीं है। 140 का ऑप्शन सी एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो सही आंसर होगा। ये एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाकी रोड, रेलवे, पावर ये जो है इसमें आते हैं। 141 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च, तो जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी। ये जो था 1989 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब जवाहर रोजगार योजना जो था वो 1989 में स्टार्ट की गई थी। इसके बारे में एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है
कि उस टाइम जो था वो कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो उस टाइम अगर बात करें कि 1989 में कौन सा प्लान था, तो 7th 5 ईयर प्लान जो था वो चल रहा था। जो 7th 5 ईयर प्लान था ये 1985 से लेकर 1990 के बीच में जो था वो चला था। 5 ईयर प्लान भी आप यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है, इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन पल्सेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये ऑप्शन बी कानपुर में पड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर आपसे पूछ जाए कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। उसी तरह पूछ जाए कि इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये मुंबई में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ पर है, ये कोलकाता में पड़ता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये तो अपने शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर है ये शिमला के कुफरी में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। सेंट्रल माइनिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो धनबाद में स्थित है। तो ये कुछ बेसिक इंस्टीट्यूट है, इनके बारे में याद रखिए। 143 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन। तो देखिए किस में वृद्धि से जो है वो इन्फ्लेशन में बढ़ती है। तो किस में वृद्धि हो तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है? मनी सप्लाई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 143 का सी आंसर होगा। अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत अधिक कर दी जाए तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी एकदम से, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए जो है मनचाही मार्केट में जो है वो मनी की सप्लाई भी नहीं की जा सकती, ताकि प्राइजेस को कंट्रोल किया जाए उसी हिसाब से जो है वो मनी की सप्लाई मार्केट में की जाती है। 144 देखिए, हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। ऑप्शन बी आरबीआई सही आंसर है। अभी आरबीआई के बारे में जाना कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी हमने बात कर ली। नीति आयोग की बात करें कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 2015 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनका नाम भी आप याद रखिए, निर्मला सीतारमण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो अभी हमने टैक्सेस के बारे में भी बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सेल्स टैक्स मैंने आपको बताया था कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज टैक्स भी मैंने आपको बताया था कि ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। और कस्टम ड्यूटी मैंने आपको बताया था कि ये भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। एक्सपेंडिचर टैक्स की हमने बात नहीं की थी। तो एक्सपेंडिचर टैक्स कहाँ पर आता है? ये ऑप्शन डी डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स ये नहीं है। जब इन्होंने पूछा है तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपका टैक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है एक सॉल्व हो गया। अब एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ जाता है तब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।